एक में 50 भेड़ बकरियां। अकबर की चुनौती ने बीरबल को मुश्किल में डाल दिया। फतेहपुर सीकरी की वो सुबह साधारण नहीं थी। हवा में अजीब सी बेचैनी खुली हुई थी, मानो इतिहास खुद सांस रोके खड़ा हो। लाल पत्थरों से बने महल की ऊंची दीवारों पर सूरज की पहली किरणें पड़ी तो पूरा किला सुनहरे रंग में नहा गया। मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे और शहनाइयों की धीमी धीमी आवाज दरबार के आरंभ का संकेत दे रही थी। अकबर का दरबार हमेशा भव्य होता था, पर आज उसमें एक अलग ही गंभीरता थी। रेशमी कालीन बिछ चुके थे, सोने चांदी से जड़े खंबे चमक रहे थे। अमीर उमराव, सेनापति, विद्वान, काजी, व्यापारी सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। हर किसी की नजर सिंहासन पर टिकी थी, जहां सम्राट अकबर विराजमान थे। अकबर का चेहरा शांत था, पर आंखों में हल्की सी चमक थी। ये वही चमक थी जो तब दिखती थी जब उनके मन में कोई नई परीक्षा जन्म ले चुकी होती थी। वर्षों के शासन ने उन्हें यह सिखा दिया था कि सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं चलती, बुद्धि से चलती है। और इसी बुद्धि को परखने के लिए उन्होंने अपने दरबार में एक अनमोल रत्न रखा था, बीरबल। बीरबल आज भी उसी सादगी में खड़ा था, न कोई दिखावा, न कोई घमंड। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में गहरी समझ। वो जानता था कि अकबर की ये चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं। अकबर ने धीरे धीरे सिंहासन की बाह पर उंगलियां थपथपाई। ये संकेत था। दरबार में खड़े सभी लोग एकदम शांत हो गए। जैसे ही अकबर ने सिर उठाया, पूरा दरबार उनकी ओर झुक गया। बीरबल, अकबर की आवाज गहरी और स्पष्ट थी। आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। ये वाक्य सुनते ही दरबार में हलचल सी मच गई। बुद्धि की परीक्षा, ये कोई नई बात नहीं थी। अकबर पहले भी कई बार बीरबल को कठिन सवालों में डाल चुके थे, लेकिन आज उनके स्वर में कुछ अलग था, कुछ भारी, कुछ गंभीर। बीरबल ने 2 कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। जहां पनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए धर्म है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल को देखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि ऐसा काम करो जो सुनने में ही असंभव लगे, तब भी क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करोगे? दरबार के कोने कोने में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कोई मन ही मन हंसा, कोई गंभीर हो गया। बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, जहां पना, असंभव वही होता है जिसे करने की सोच ना हो। अकबर की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा, तो ध्यान से सुनो। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर पूरे दरबार की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूं, सिर्फ 1 रुपया, और तुमसे ये अपेक्षा करता हूं कि तुम इस 1 रुपये में 50 भेड़ बकरियां खरीद कर दिखाओ। एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ने समय को जकड़ लिया हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे हैरानी, अविश्वास और दबी हुई हंसी की आवाजें उठने लगीं। 1 रुपये में 50 भेड़ बकरियां? ये तो मजाक है, ये असंभव है। कुछ दरबारी आपस में सिर हिलाने लगे। अनुभवी व्यापारी अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। किसी ने मन ही मन हिसाब लगाया। एक भेड़ या बकरी की कीमत ही कई रुपए थी, फिर 50। एक बुजुर्ग व्यापारी जो वर्षों से पशुओं का व्यापार करता था, अपने पड़ोसी से बुदबुदाया, जहां पना शायद आज बीरबल को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अकबर की आंखें बीरबल पर टिकी थीं। वो उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। बीरबल के चेहरे पर ना घबराहट थी, ना मुस्कान। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, जहां पना, क्या ये आज्ञा है या परीक्षा? अकबर ने बिना देर किए कहा, ये चुनौती है और पूरे दरबार के सामने है। बीरबल ने गहरी सांस ली। उसने चारों ओर देखा। वे चेहरे जो उसकी हार की कल्पना कर रहे थे, और वे भी जो चुपचाप उसकी जीत की आशा कर रहे थे। तो फिर बीरबल बोला, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अब सन्नाटा पहले से भी गहरा हो गया। कुछ लोग चौंक गए, कुछ ने सोचा बीरबल ने शायद जल्दबाजी कर दी। अकबर ने सिपाही को इशारा किया। एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का लाया गया, 1 रुपया। अकबर ने वो सिक्का बीरबल की हथेली में रखते हुए कहा, आज से तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7वें दिन इसी दरबार में 50 भेड़ बकरियां मौजूद होनी चाहिए। अगर तुम सफल हुए तो ये सिद्ध होगा कि बुद्धि धन से बड़ी होती है, और अगर असफल रहे। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, पर उसका अर्थ हर कोई समझ गया। बीरबल ने सिक्के को देखा। वो छोटा सा सिक्का उस पल उसे पर्वत जितना भारी लग रहा था, लेकिन उसके मन में डर नहीं था, सिर्फ सोच थी। दरबार विसर्जित हुआ। लोग समूह बनाकर चर्चा करने लगे।
किसी ने कहा अब तो बीरबल फंस गया, किसी ने कहा देखना वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। बीरबल चुपचाप किले से बाहर निकला। उसने न किसी व्यापारी की ओर रुख किया, न बाजार की चहल पहल में गया। वो सीधा उन गलियों की ओर बढ़ा जहां आम लोग रहते थे। चलते हुए उसके मन में एक ही प्रश्न था, क्या हर चीज को खरीदा ही जाता है या कुछ चीजें समझ, सहयोग और सोच से भी पाई जा सकती हैं। शहर की सीमाओं के पास खुले मैदानों में भेड़ बकरियों के झुंड चर रहे थे। चरवाहों की बांसुरी की धुन हवा में तैर रही थी। बीरबल वहां रुका। उसने किसी से कीमत नहीं पूछी। उसने सिर्फ देखा उन लोगों का जीवन, उनकी मेहनत, उनकी आंखों में छिपी उम्मीद और डर। उस रात जब बीरबल अपने घर लौटा तो दीपक की लौ स्थिर थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि चुनौती कठिन थी लेकिन असंभव नहीं। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जो साबित करेगी कि 1 रुपया छोटा हो सकता है पर बुद्धि की कोई कीमत नहीं होती। रात गहराती जा रही थी। फतेहपुर सीकरी की गलियां धीरे धीरे शांत हो चुकी थीं, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, मानो उसके मन में चल रहे विचारों की तरह, कभी तेज कभी धीमी। सामने वही चांदी का 1 रुपया रखा था जिसे अकबर ने पूरे दरबार के सामने उसकी हथेली पर रखा था। देखने में छोटा सा सिक्का, लेकिन उसके साथ जुड़ी चुनौती इतनी बड़ी कि पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। बीरबल ने सिक्के को उठाया, उंगलियों के बीच घुमाया और मन ही मन मुस्कुराया। उसे अकबर की मंशा बीरबल ने सिक्के को उठाया, उंगलियों के बीच घुमाया और मन ही मन मुस्कुराया। उसे अकबर की मंशा समझ में आ चुकी थी। ये केवल भेड़ बकरियों की बात नहीं थी, ये इस बात की परीक्षा थी कि बुद्धि केवल जवाब देने में तेज है या जीवन की कठिनाइयों को सुलझाने में भी उतनी ही सक्षम। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर खेतों की ओर हल्की हल्की आग जल रही थी, जहां चरवाहे रात में भी अपने पशुओं की रखवाली करते थे। बीरबल को याद आया, आज शाम उसने उन लोगों से बात की थी। उनकी आंखों में उसने वही डर देखा था जो हर आम आदमी के मन में होता है, कल का डर, घाटे का डर, शासन का डर। सुबह होने से पहले ही बीरबल उठ गया। न कोई राजसी वस्त्र, न कोई पहचान का दिखावा। साधारण कपड़े पहनकर वो किले से बाहर निकल पड़ा। अगर कोई उसे पहचान भी ले तो वो यही समझे कि कोई साधारण विद्वान शहर घूमने निकला है। पहली किरण के साथ वो शहर के बाहर पहुंचा। वहां वही चरवाहे थे जो रोज की तरह अपने झुंड लेकर निकलने वाले थे। कुछ बूढ़े थे, कुछ जवान और कुछ ऐसे लड़के जिनके कंधों पर उम्र से पहले जिम्मेदारियां आ चुकी थीं। बीरबल उनके पास गया और बड़ी सादगी से बोला, भाइयों, क्या मैं कुछ देर आपके साथ चल सकता हूं? चरवाहे एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने बीरबल को पहचान लिया था। दरबार का बुद्धिमान मंत्री आज उनके बीच खड़ा था, बिना किसी घमंड के। सबने सम्मान से सिर झुकाया। चलते चलते बातचीत शुरू हुई। बीरबल ने उनसे भेड़ बकरियों की कीमत नहीं पूछी। उसने उनके नुकसान पूछे, उनके डर पूछे, उनके सपने पूछे। किसी ने बताया कि पिछले साल सूखे में आधा झुंड मर गया। किसी ने कहा कि कर इतना बढ़ गया है कि मुनाफा नाम की चीज बची ही नहीं। किसी ने कहा कि अगर एक भी बकरी बीमार पड़ जाए तो पूरा घर हिल जाता है। बीरबल ध्यान से सुनता रहा। वो समझ गया, ये सौदे का नहीं, भरोसे का मामला है। दोपहर तक वो कई झुंडों के साथ चल चुका था। हर जगह वही कहानी थी, मेहनत बहुत, सुरक्षा कम। तभी एक बूढ़ा चरवाहा बोला, मंत्री जी, आप बड़े आदमी हैं, हमारी तकलीफ क्या समझेंगे? बीरबल रुक गया। उसने उस बूढ़े की आंखों में देखा और कहा, बड़ा आदमी वही होता है जो छोटे आदमी की तकलीफ समझ सके। शाम ढलते ढलते बीरबल शहर लौटा। उसने अभी तक एक भी भेड़ या बकरी नहीं खरीदी थी। अगर कोई उसे देखता तो यही कहता, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। लेकिन बीरबल जानता था कि बीज बोया जा चुका है। उधर किले में अकबर अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। चर्चा सिर्फ एक ही विषय पर थी, बीरबल। कोई कह रहा था कि वो हार मान लेगा, कोई कह रहा था कि वो किसी चाल की तैयारी कर रहा है। अकबर चुप थे। वो जानते थे बीरबल बिना सोचे कुछ नहीं करता। दूसरे दिन बीरबल फिर बाहर निकला। इस बार वो उन व्यापारियों के पास गया जो ऊन और दूध का व्यापार करते थे। उसने उनसे पूछा कि अगर चरवाहों को सुरक्षा मिले,
नुकसान की भरपाई का भरोसा मिले तो क्या वे आगे से ऊन और दूध खरीदने का वादा करेंगे? व्यापारी हैरान थे। ये सौदा भेड़ बकरियों का नहीं, भविष्य का था। तीसरे दिन बीरबल ने काजी से मुलाकात की। उसने पूछा कि अगर कोई चरवाहा मुश्किल में पड़ जाए तो क्या दरबार उसकी सुनवाई करेगा? काजी ने कहा, अगर आदेश हो तो न्याय मिलेगा। बीरबल मुस्कुराया। उसके मन में अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। इन 3 दिनों में बीरबल ने 1 रुपया कहीं खर्च नहीं किया, लेकिन उसने उससे कहीं बड़ी पूंजी इकट्ठी कर ली थी, भरोसा। चौथे दिन शहर में चर्चा फैलने लगी। चरवाहे आपस में कहने लगे, बीरबल हमारी बात सुन रहा है, वो हमें बेवकूफ नहीं समझता, शायद अब हालात बदलें। 5वें दिन बीरबल ने सभी चरवाहों को शहर के बाहर एक जगह बुलाया। कोई शाही आदेश नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक निवेदन। वो उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं आपसे भेड़ बकरियां खरीदने नहीं आया हूं, मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूं। अगर आप सब मिलकर साथ दें तो एक असंभव चुनौती को संभव बनाया जा सकता है। लोगों में खुसर फुसर हुई। लेकिन हमें क्या मिलेगा? किसी ने पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपका नुकसान सुना जाएगा और सबसे बढ़कर आपकी इज्जत। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वही बूढ़ा चरवाहा आगे आया, अगर मंत्री जी हमारी गवाही देंगे तो हम भी उनका साथ देंगे। यहीं से कहानी ने करवट ली। 6ठे दिन तक आधा शहर जान चुका था कि बीरबल कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैसे। और 7वां दिन, वो दिन जब पूरे दरबार को जवाब मिलना था, पर उसका दृश्य अभी बाकी था, क्योंकि असली चौंकाने वाला क्षण अभी आना बाकी था। 7वां दिन अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि फतेहपुर सीकरी की गलियों में हलचल शुरू हो गई। आज दरबार में कुछ अलग होने वाला था, ये बात हर किसी को महसूस हो रही थी। दुकानदार अपनी दुकानों के सामने खड़े होकर आने जाने वालों से एक ही सवाल पूछ रहे थे, आज बीरबल क्या करेगा? बच्चे खेल छोड़कर किले की ओर देखने लगे थे और बुजुर्ग अपनी छतों पर बैठकर दूर से ही महल की ओर निहार रहे थे। बीरबल उस सुबह बहुत शांत था। न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न उत्साह की कोई जल्दी। उसने स्नान किया, साधारण वस्त्र पहने और उसी 1 रुपए को हथेली में लेकर कुछ देर तक देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद की, मानो मन ही मन कुछ तय कर रहा हो। वो जानता था कि आज केवल उसकी बुद्धि की नहीं, बल्कि आम लोगों के भरोसे की भी परीक्षा है। उधर दरबार पूरी भव्यता के साथ सज चुका था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही गंभीर शांति थी, लेकिन भीतर कहीं उत्सुकता भी थी। दरबारियों की कतारें भरी हुई थीं। हर कोई अपनी जगह खड़ा था, पर किसी का ध्यान अपनी जिम्मेदारी पर नहीं था। सबकी निगाहें दरबार के द्वार पर टिकी थीं। आज आखिरी दिन है, एक दरबारी ने धीमे स्वर में कहा। अगर बीरबल असफल हुआ तो उसका यश भी धूमिल हो जाएगा, दूसरे ने जोड़ा। कुछ लोग मन ही मन यही सोच रहे थे कि अकबर ने इस बार कुछ ज्यादा ही कठिन चुनौती दे दी है। 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां, ये बात अभी भी किसी के गले नहीं उतर रही थी। तभी दरबार के द्वार खुले। बीरबल भीतर आया। वो अकेला नहीं था। दरबार में एक हलचल सी मच गई। लोगों ने देखा बीरबल के पीछे पीछे शहर के कई चरवाहे आ रहे थे। उनके साथ कुछ व्यापारी भी थे और कुछ ऐसे लोग भी जो आमतौर पर दरबार की चौखट तक नहीं पहुंचते थे। उनके चेहरों पर संकोच था, डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। अकबर ने यह दृश्य देखा तो उनकी भौहें हल्की सी उठ गईं। ये क्या है? उन्होंने मन ही मन सोचा। बीरबल सिंहासन के सामने पहुंचा और सम्मान से झुका। जहां पनाह, उसने कहा, आपकी दी हुई समय सीमा समाप्त हो चुकी है। मैं आपकी चुनौती का उत्तर प्रस्तुत करने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बीरबल, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मुझे यहां भेड़ बकरियां नहीं दिख रहीं। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, उत्तर सामने है, बस देखने का नजरिया चाहिए। अकबर थोड़ा आगे झुके। स्पष्ट बोलो, उन्होंने कहा। क्या तुमने 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां खरीदी या नहीं? ये प्रश्न सुनते ही दरबार में तनाव फैल गया। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली। वही चांदी का 1 रुपया अब भी उसमें मौजूद था। जहां पनाह, बीरबल बोला, मैंने इस 1 रुपए से एक भी भेड़ या बकरी नहीं खरीदी। दरबार में अचानक शोर मच गया। तो फिर चुनौती हार गए? हमने पहले ही कहा था। कुछ दरबारी संतोष की सांस लेने लगे।
मानो उन्हें पहले से ही यही उम्मीद थी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। उनकी आंखें अब भी बीरबल पर टिकी थीं। तो फिर ये लोग यहां क्यों हैं? उन्होंने पूछा। बीरबल ने पीछे खड़े चरवाहों की ओर देखा। जहां पनाह, उसने कहा, आपने मुझसे भेड़ बकरियां खरीदने को कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि वे मेरी निजी संपत्ति बननी ही चाहिए। अब दरबार फिर से चुप हो गया। बीरबल आगे बोला, इन 7 दिनों में मैंने इन चरवाहों की बातें सुनी, उनके डर समझे, उन्हें ये भरोसा दिया कि दरबार उनकी रक्षा करेगा, उनका नुकसान सुनेगा और उन्हें सम्मान देगा। बदले में उन्होंने ये स्वीकार किया कि आज वे अपनी भेड़ बकरियों के साथ यहां उपस्थित होंगे, सिर्फ सच्चाई को सिद्ध करने के लिए। अकबर ने काजी की ओर देखा। क्या ये सत्य है? उन्होंने पूछा। काजी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, इन लोगों ने अपनी सहमति स्वेच्छा से दी है, कोई दबाव नहीं है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अब मैं अपनी बात पूरी करूं? उसने पूरे दरबार की ओर देखते हुए कहा, अगर आप गिनती करवाएं तो यहां 50 से भी अधिक भेड़ बकरियां हैं। ये सभी इन लोगों की हैं, लेकिन आज ये सब यहां मेरी बुद्धि और आपके न्याय के भरोसे खड़ी हैं। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। ये उत्तर किसी ने नहीं सोचा था। अकबर कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन बीरबल, तुमने इन्हें खरीदा नहीं? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने मूल्य रुपए में तय किया था, अधिकार में नहीं। बुद्धि का मूल्य सिक्कों में नहीं, विश्वास में चुकाया जाता है। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी। वो सिंहासन से उठ खड़े हुए। आज, अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि सिर्फ गणना नहीं करती, वो समाज को जोड़ती है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुमने चुनौती पूरी की। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। चरवाहों की आंखों में चमक थी। ये जीत सिर्फ बीरबल की नहीं थी, उनकी भी थी। अकबर ने आदेश दिया कि चरवाहों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनके करों में राहत दी जाए और नुकसान की सुनवाई हो। बीरबल ने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था आज उसने सिर्फ एक चुनौती नहीं जीती, उसने ये साबित किया कि 1 रुपया छोटा हो सकता है, लेकिन बुद्धि और विश्वास मिल जाए तो असंभव भी झुक जाता है। दरबार की जयकारें अभी थमी भी नहीं थीं कि कई चेहरों पर मुस्कान के पीछे छिपी जलन साफ दिखाई देने लगी। बीरबल की विजय ने जहां आम लोगों और चरवाहों के दिल में उम्मीद जगाई थी, वहीं दरबार के कुछ पुराने और महत्वाकांक्षी दरबारियों के मन में आग लगा दी थी। वे लोग जो वर्षों से सत्ता के गलियारों में ये मान बैठे थे कि बुद्धि सिर्फ पुस्तकों और शास्त्रों से आती है, आज खुद को पराजित महसूस कर रहे थे। अकबर ने सिंहासन पर लौटते हुए अंतिम आदेश किया और दरबार विसर्जित हुआ। लोग बाहर निकलने लगे, पर कई निगाहें अब भी बीरबल का पीछा कर रही थीं। कोई सम्मान से देख रहा था, तो कोई ऐसे जैसे शिकार की तलाश में हो। बीरबल शांति से बाहर निकला। उसने किसी की प्रशंसा पर ध्यान नहीं दिया। वो जानता था असली परीक्षा जीत के बाद शुरू होती है। उधर महल के एक कोने में संगमरमर की ठंडी दीवारों के बीच कुछ दरबारी इकट्ठा हुए। उनमें से एक था राजा टोडरमल का एक दूर का रिश्तेदार, जो स्वयं को अकबर का सबसे योग्य सलाहकार मानता था। दूसरा था एक ऐसा मंत्री जिसकी आंखें हमेशा बीरबल की पदवी पर टिकी रहती थीं। तीसरा था एक विद्वान जिसे अपनी विद्या पर घमंड था, लेकिन जनता से उसका कोई नाता नहीं था। ये जीत बहुत आसान थी, उनमें से एक ने दांत पीसते हुए कहा। ये चालाकी थी, बुद्धि नहीं, दूसरे ने जोड़ा। अगर इसे यूं ही चलता रहा तो अकबर सिर्फ बीरबल की ही सुनेगा, तीसरे ने धीमे स्वर में कहा। वहां एक निर्णय लिया गया। बीरबल को सीधे चुनौती नहीं दी जाएगी, उसे उसी के बनाए रास्ते पर फंसाया जाएगा। अगली सुबह अकबर उद्यान में टहल रहे थे। हवा में ताजगी थी, लेकिन उनके मन में कुछ प्रश्न भी थे। बीरबल की जीत ने उन्हें प्रसन्न तो किया था, पर साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि दरबार में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उसी समय वे दरबारी वहां पहुंचे। आदर के साथ झुककर उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धि निस्संदेह अद्भुत है, लेकिन क्या एक मंत्री का कार्य केवल चतुर उत्तर देना ही होता है? अकबर रुक गए। तुम कहना क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। दरबारी ने शब्दों को सोच समझ कर चुना। प्रजा में यह चर्चा फैल रही है कि अब हर समस्या का हल सिर्फ बीरबल से ही होगा। इससे बाकी दरबारियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। अकबर कुछ देर चुप रहे। वो राजनीति को समझते थे। तो तुम्हारा सुझाव? उन्होंने पूछा। दरबारी ने झुककर कहा,
अगर बीरबल सच में असाधारण है तो उसे एक और ऐसी परीक्षा दी जाए जिसमें केवल चालाकी नहीं बल्कि न्याय और संतुलन भी परखा जाए। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा, एक और परीक्षा होगी। ये समाचार आग की तरह फैल गया। जब बीरबल को बुलावा मिला तो वो समझ गया कि ये साधारण नहीं होगा। वो अकबर के सामने पहुंचा। जहां पनाह, उसने कहा, आपका आदेश। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि से असंभव संभव हो सकता है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वही बुद्धि न्याय का भार भी उठा सकती है। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा दीजिए। अकबर ने कहा, शहर में 2 गांव हैं, एक धनी, एक निर्धन। धनी गांव पर कर कम है, निर्धन पर अधिक। लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये अन्याय है। मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी को नाराज किए, बिना खजाने को हानि पहुंचाए इस समस्या का समाधान करो। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। ये चुनौती रुपए या भेड़ बकरियों से कहीं अधिक कठिन थी। ये सीधे सत्ता और व्यवस्था से जुड़ी थी। बीरबल समझ गया, ये वही जाल है जिसकी उसे आशंका थी। उसने समय मांगा। अकबर ने 7 दिन दिए। बीरबल शहर से बाहर निकल पड़ा। इस बार भी उसने पहले सुनना चुना। वो धनी गांव गया। वहां समृद्धि थी पर संतोष नहीं। लोग डरते थे कि अगर कर बढ़ा तो उनका व्यापार प्रभावित होगा। फिर वो निर्धन गांव गया। वहां अभाव था पर आंखों में उम्मीद थी कि शायद कोई उनकी बात सुने। बीरबल ने दोनों गांवों के लोगों को एक ही मैदान में बुलाया। उसने कोई भाषण नहीं दिया। उसने सिर्फ सवाल पूछे। अगर पड़ोसी भूखा हो तो क्या आपका भोजन पूरा कहलाता है? अगर व्यवस्था एक को बचाए और दूसरे को दबाए तो क्या वो व्यवस्था टिकेगी? धीरे धीरे लोग सोचने लगे। तीसरे दिन बीरबल ने व्यापारियों से बात की, चौथे दिन सैनिकों से, 5वें दिन काजी से। हर जगह उसने एक ही बात कही, न्याय का भार अकेले खजाने पर नहीं, समाज पर भी होता है। 6ठे दिन धनी गांव के कुछ बुजुर्ग स्वयं आगे आए। अगर हमारा कर थोड़ा बढ़े और बदले में शांति बनी रहे तो हमें आपत्ति नहीं, उन्होंने कहा। 7वें दिन अकबर के सामने दोनों गांवों के प्रतिनिधि खड़े थे। बीरबल ने शांत स्वर में समाधान रखा, कर का संतुलन, आपसी सहयोग और संकट के समय एक दूसरे की सहायता का नियम। अकबर ने सब सुना। फिर उन्होंने कहा, यह समाधान राज्य को कमजोर नहीं करता, ये उसे मजबूत करता है। दरबार फिर गूंज उठा, लेकिन इस बार ईर्ष्या और भी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि अब सब समझ चुके थे। बीरबल सिर्फ सवाल हल नहीं करता, वो व्यवस्था बदल देता है, और जो व्यवस्था बदल दे वो सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। बीरबल किले से बाहर निकला। आसमान में बादल घिर रहे थे। उसे आभास था, अगली चुनौती शब्दों की नहीं होगी, वो सीधे उसके चरित्र पर वार करेगी। और कहानी अभी बहुत बाकी थी। फतेहपुर सीकरी की हवाओं में अब पहले जैसी ताजगी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर गली, हर दीवार, हर परछाई कुछ फुसफुसा रही हो। बीरबल ये सब महसूस कर रहा था। उसने बहुत पहले समझ लिया था कि जब बुद्धि से युद्ध जीत लिया जाए तब अगला वार मन और चरित्र पर होता है। दरबार में उसकी प्रतिष्ठा अब किसी पर्वत की तरह खड़ी थी। जनता उसका नाम सम्मान से लेती थी। गरीब उसे अपना समझते थे और अकबर उस पर भरोसा करते थे। लेकिन यही ऊंचाई कुछ लोगों को चुभने लगी थी। दरबार के गलियारों में अब बीरबल की बुद्धि नहीं बल्कि उसकी नीयत पर चर्चा होने लगी थी। एक शाम जब किले में दीप जल चुके थे, कुछ दरबारी गुप्त कक्ष में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर इस बार जलन नहीं बल्कि कठोर निश्चय था। अगर बीरबल को बुद्धि में नहीं हरा सकते, उनमें से एक बोला, तो उसे संदेह में घेर दो। दूसरे ने धीमे स्वर में कहा, अकबर न्यायप्रिय हैं, अगर उनके मन में एक बार भी शक बैठ गया तो बीरबल स्वयं ही टूट जाएगा। योजना बन चुकी थी। अगली सुबह दरबार में एक किसान को पेश किया गया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में डर और हाथ कांप रहे थे। वो बार बार सिर झुका रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ क्या शिकायत है? किसान ने कांपती आवाज में कहा, जहांपना, मेरी जमीन का फैसला मंत्री बीरबल ने किया था। उन्होंने न्याय का वादा किया, लेकिन वो रुक गया। पूरा दरबार सन्न हो गया। लेकिन क्या? अकबर ने पूछा। किसान ने निगाही झुकाकर कहा, लेकिन मुझसे चुप रहने के बदले अनाज और पशु मांगे गए। एक क्षण के लिए जैसे वज्रपात हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसका चेहरा शांत था,
लेकिन आंखों में चोट साफ झलक रही थी। अकबर की भौहें तन गईं। बीरबल, उन्होंने कहा, क्या ये सत्य है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, ना अनाज, ना पशु, ना स्वार्थ। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग पहले से ही यही सुनना चाहते थे। किसान को आगे लाया गया। गवाह? अकबर ने पूछा। तभी 2 व्यक्ति सामने आए। वे साधारण व्यापारी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सौदा होते देखा था। बीरबल पहली बार चौंका। वो समझ गया, ये संयोग नहीं, साजिश है। अकबर ने हाथ उठाया। इस मामले की जांच होगी, उन्होंने कहा। तब तक बीरबल अपने पद से अलग रहेंगे। ये वाक्य तलवार की तरह गिरा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानता था, अगर वो अभी बोलेगा तो बात बिगड़ सकती है। उस शाम बीरबल अपने घर लौटा, लेकिन वो घर अब घर जैसा नहीं लग रहा था। दरवाजे के बाहर कुछ लोग खड़े थे। पहले जो सम्मान से झुकते थे, अब दूर से देखते थे। संदेह सबसे जहरीला जहर होता है। रात भर बीरबल जागता रहा। वो सोचता रहा, क्या सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी या मुझे स्वयं उसे उजागर करना होगा? दूसरी ओर वही दरबारी खुश थे। अब देखो, उनमें से एक बोला, बुद्धि भी काम नहीं आएगी। जांच शुरू हुई। काजी ने गवाहों से पूछताछ की। सब कुछ पहले से रचा हुआ था। झूठे बयान, बनावटी आंसू, आधी सच्चाइयां। लेकिन एक चीज वे भूल गए थे, बीरबल जनता को जानता था और जनता बीरबल को। जिस किसान ने शिकायत की थी, उसका गांव वही था जहां बीरबल ने पहले न्याय किया था। बीरबल के एक पुराने परिचित ने चुपचाप उस गांव का रुख किया। उसने देखा, किसान के घर में अचानक समृद्धि आ गई थी। नए पशु, नया अनाज। सवाल उठने लगे। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। अकबर ने अनुमति दी, लेकिन उनके चेहरे पर कठोरता थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैं न्याय से भाग नहीं रहा, लेकिन न्याय तभी पूरा होगा जब पूरी सच्चाई सामने आए। अकबर ने कहा, तो सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे 1 दिन और दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। उस रात बीरबल स्वयं किसान के गांव पहुंचा, बिना पहचान बताए। उसने लोगों से बातें की, उनके डर सुने। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। किसी ने बताया कि किसान को दरबार के एक मंत्री ने पैसे दिए थे। किसी ने बताया कि गवाहों को लालच दिया गया था। सूरज उगने से पहले बीरबल लौट आया। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, दृढ़ता थी। अगले दिन दरबार फिर भरा। बीरबल ने सबूत रखे, न पैसों के रूप में, न दस्तावेज के रूप में, बल्कि लोगों की गवाही के रूप में। अकबर ने सब सुना। उनका चेहरा धीरे धीरे कठोर से गंभीर हो गया। अंततः उन्होंने कहा, अगर ये सत्य है तो ये सिर्फ बीरबल के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं, ये न्याय के विरुद्ध अपराध है। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन निर्णय अभी बाकी था, क्योंकि असली दोषी अभी सामने नहीं आया था। और बीरबल जानता था, अगला कदम सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि अब साजिश उजागर हो चुकी थी और घायल सांप सबसे ज्यादा जहरीला होता है। दरबार उस दिन पहले से कहीं अधिक गंभीर था। हवा में कोई उत्सव नहीं, कोई फुसफुसाहट भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे न्याय स्वयं उस सभा में उपस्थित हो। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर आज उनका चेहरा सम्राट से अधिक एक न्यायाधीश का था। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, बल्कि गहरी पीड़ा थी। पीड़ा उस विश्वास के टूटने की आशंका की जो उन्होंने वर्षों में बड़ी मुश्किल से बनाया था। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़ा था। ना उसके चेहरे पर भय था, ना क्रोध। वो जानता था कि आज अगर वो टूटा तो केवल उसका नहीं, न्याय का सिर झुकेगा, और अगर वो डटा रहा तो सत्य को स्वयं रास्ता मिल जाएगा। अकबर ने काजी की ओर देखा। जांच कहां तक पहुंची? उन्होंने पूछा। काजी ने धीरे से कहा, जहां पना, गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। किसान के पास अचानक आई समृद्धि का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। ये सुनते ही दरबार में हलचल हुई। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, आज मैं कोई तर्क नहीं दूंगा, आज मैं सिर्फ सच को बोलने दूंगा। अकबर ने इशारे से अनुमति दी। बीरबल ने दरबार के द्वार की ओर देखा।
उन्हें भीतर आने दीजिए, उसने कहा। दरबार के द्वार खुले। वही किसान भीतर आया, लेकिन आज उसका सिर झुका हुआ नहीं था, बल्कि कांप रहा था। उसके पीछे गांव के 2 बुजुर्ग और एक जवान खड़ा था। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे बड़ा बोझ था, सच का बोझ। अकबर ने किसान से पूछा, क्या तुम अपने आरोप पर अब भी कायम हो? किसान की आवाज कांप गई, जहां बना, मुझसे गलती हो गई। पूरा दरबार सन रह गया। किसान घुटनों के बल बैठ गया। मुझे लालच दिया गया था। कहा गया था कि अगर मैं बीरबल पर आरोप लगाऊं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। किसने? उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। किसान ने सिर उठाया। उसकी उंगली कांपती हुई दरबार के एक कोने की ओर उठी। वहां वही मंत्री खड़ा था जो शुरू से बीरबल का विरोधी रहा था, जो हर जीत पर मुस्कुराता था लेकिन आंखों में जहर रखता था। दरबार में शोर मच गया। ये झूठ है, मंत्री चिल्लाया। ये सब बीरबल की चाल है। अकबर ने हाथ उठाया। शांत। उनका स्वर गूंज उठा। गांव के बुजुर्ग आगे आए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, हमने स्वयं उस मंत्री के आदमी को इस किसान के घर आते जाते देखा है। हमने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब और नहीं। काजी ने दस्तावेज आगे बढ़ाए। जहां पनाह, इन कागजों में भुगतान का उल्लेख है। ये सीधे उसी मंत्री से जुड़ता है। अब मंत्री के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो पीछे हटने लगा, मानो जमीन उसे निगल ले। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में अब क्रोध नहीं, बल्कि ठंडा निर्णय था। तुमने सिर्फ बीरबल पर झूठा आरोप नहीं लगाया, अकबर बोले, तुमने न्याय की नींव हिलाने की कोशिश की है। मंत्री घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पनाह, मुझसे भूल हो गई, वो गिड़गिड़ाया। मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। अकबर ने उसकी ओर देखा। ईर्ष्या एक व्यक्तिगत दोष है, उन्होंने कहा, लेकिन उसे न्याय का हथियार बनाना अपराध है। उन्होंने काजी को आदेश दिया, इस मंत्री को पद से हटाया जाए और उचित दंड दिया जाए। सैनिक आगे बढ़े और मंत्री को बाहर ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अब बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में वो अपनापन लौट आया था। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि सिर्फ प्रश्न हल नहीं करती, वो सत्य पर अडिग रहती है। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं तो केवल आपके न्याय पर भरोसा रखता हूं। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज से बीरबल पुनः अपने पद पर बहाल किए जाते हैं, और ये दरबार सदा याद रखे, जो न्याय से खेलेगा वो स्वयं हार जाएगा। दरबार जयकारों से गूंज उठा, लेकिन इस बार ये शोर जीत का नहीं, राहत का था। बीरबल बाहर निकला। आसमान साफ था। उसे लगा जैसे भारी बादल छट गए हों। उसे पता था ये अंत नहीं है। दरबार में चुनौतियां आती रहेंगी, साजिशें जन्म लेती रहेंगी, लेकिन आज उसने एक बात फिर साबित कर दी थी, जिसके पास बुद्धि हो, निष्ठा हो और सत्य का साहस हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। और यहीं से बीरबल की कहानी और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाली थी। फतेहपुर सीकरी की उस रात में एक अजीब सा सन्नाटा था। न वो सन्नाटा जो नींद लेकर आता है, और ना वो जो तूफान से पहले छा जाता है। ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े निर्णय के जन्म का संकेत देता था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर दीपक चल रहे थे, पर उनकी रोशनी भी जैसे किसी अनकहे भय से कांप रही थी। अकबर उस रात अकेले थे, सिंहासन के कक्ष में नहीं, बल्कि उस छोटे से निजी कक्ष में, जहां वे सम्राट नहीं, केवल एक मनुष्य होते थे। उनके सामने कोई मंत्री नहीं था, कोई दरबारी नहीं था, कोई जयकार नहीं थी। सामने केवल प्रश्न थे, भारी, मौन और अडिग। उन्होंने बीरबल को याद किया। क्या मैं उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगा हूं? क्या बुद्धि को इतना ऊंचा उठा देना स्वयं सत्ता के लिए खतरा बन सकता है? और अगर ऐसा है तो दोष किसका है, बीरबल का या मेरा? अकबर जानते थे, इतिहास में वही राजा टिके हैं जिन्होंने अपने सबसे प्रिय को भी परखने का साहस रखा। उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया। अगली सुबह दरबार में कोई घोषणा नहीं हुई, न नगाड़े बजे, न शहनाइयां गूंजी। सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेजा गया, बीरबल को संध्या के समय एकांत में बुलाया जाए। जब ये संदेश बीरबल तक पहुंचा तो वो समझ गया ये कोई साधारण आदेश नहीं है। संध्या के समय वो अकबर के निजी उद्यान में पहुंचा। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल और केसरिया रंगों से भरा था, मानो स्वयं समय चेतावनी दे रहा हो कि जो होने वाला है वो हल्का नहीं होगा। अकबर अकेले खड़े थे। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। बीरबल, अकबर ने बिना भूमिका के कहा, आज कोई दरबार नहीं है, कोई गवाह नहीं है, आज केवल तुम हो और मैं। बीरबल चुप रहा। अकबर ने धीरे से कहा,
मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देने जा रहा हूं जिसका कोई सही उत्तर नहीं है, फिर भी तुम्हें उत्तर देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपना, प्रश्न कठिन हो सकता है पर सत्य कभी नहीं डरता। अकबर मुड़े और बोले, मान लो कि एक दिन मेरी मृत्यु हो जाए। ये सुनकर बीरबल का हृदय कांप उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। और मान लो, अकबर आगे बोले, कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य में ऐसा व्यक्ति सत्ता में आ जाए जो न्यायप्रिय ना हो, बुद्धिमान ना हो और जो तुम्हें खतरा समझे। बीरबल की आंखें उठी। अब प्रश्न ये है, अकबर बोले, अगर उस समय राज्य की भलाई और तुम्हारे प्राणों में कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य में ऐसा व्यक्ति सत्ता में आ जाए जो न्यायप्रिय ना हो, बुद्धिमान ना हो और जो तुम्हें खतरा समझे। बीरबल की आंखें उठी। अब प्रश्न ये है, अकबर बोले, अगर उस समय राज्य की भलाई और तुम्हारे प्राणों में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? हवा थम गई। ये प्रश्न किसी पहेली का नहीं था, ये आत्मा की परीक्षा थी। बीरबल कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, जहांपना, क्या मुझे सोचने का समय मिलेगा? अकबर ने कहा, पूरा एक दिन। उस रात बीरबल सोया नहीं। वो शहर की गलियों में चला गया, उन्हीं गलियों में जहां कभी उसने चरवाहों से बात की थी, किसानों की पीड़ा सुनी थी, विधवाओं के आंसू देखे थे। वो सोच रहा था, अगर मैं मर गया तो क्या न्याय मर जाएगा? और अगर मैं जीवित रहा पर चुप रहा तो क्या वो भी मृत्यु ही नहीं होगी? सुबह होने से पहले वो एक पुराने मंदिर के पास रुका। वहां एक साधु बैठा था। साधु ने उसे देखा और कहा, राजा नहीं, प्रश्न भारी है। बीरबल चौंक गया। आप जानते हैं? उसने पूछा। साधु मुस्कुराया। प्रश्न नहीं, उसका भार जानता हूं। बीरबल ने पूछा, अगर सत्य और जीवन में से एक चुनना पड़े तो क्या चुनना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, जो सत्य को बचाए वही जीवन है। संध्या होते होते बीरबल लौट आया। वो फिर उसी उद्यान में पहुंचा। अकबर वहीं खड़े थे। उत्तर? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, अगर राज्य अन्यायी हो जाए और मेरी चुप्पी उसे बचाए तो मैं चुप रहूंगा नहीं, चाहे उसका मूल्य मेरा जीवन ही क्यों ना हो। अकबर की आंखें भर आई। और अगर तुम्हारी मृत्यु से राज्य टूट जाए? उन्होंने पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो फिर समस्या व्यक्ति नहीं, व्यवस्था की होगी। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अकबर ने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं, तुम खतरनाक रूप से ईमानदार हो। बीरबल झुक गया। अकबर ने धीरे से कहा, और ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई। बीरबल को केवल मंत्री नहीं, न्याय का संरक्षक घोषित किया गया। लेकिन उसी क्षण कुछ आंखों में फिर से आग जल उठी, क्योंकि अब साफ हो गया था, बीरबल को हराने के लिए बुद्धि, साजिश और झूठ तीनों नाकाफी थे। अब केवल एक रास्ता बचा था, बल। और यही रास्ता अगली कहानी की नींव बनने वाला था। फतेहपुर सीकरी की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। महल की दीवारें तो वहीं थीं, पर उनके भीतर बहने वाली हवा में डर की गंध खुल चुकी थी। अकबर के राज्य में पहली बार ऐसा लग रहा था मानो सत्ता स्वयं अपने साये से डर रही हो। बीरबल को न्याय का संरक्षक घोषित किए जाने के बाद ये डर और भी गहरा हो गया था। जो लोग वर्षों से ताकत को अपने हाथों की कठपुतली समझते आए थे, उन्हें अब ये महसूस होने लगा था कि अगर ये व्यक्ति जीवित और सक्रिय रहा तो उनकी चालें, उनका झूठ और उनका स्वार्थ सब एक एक कर उजागर हो जाएगा। इसी डर ने विद्रोह को जन्म दिया। ये विद्रोह तलवार लेकर नहीं आया था, ये मुस्कुराते चेहरों, मीठे शब्दों और झुकी हुई गर्दनों के साथ आया था। दरबार में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर भीतर ही भीतर जड़ें काटी जा रही थीं। कुछ सेनानायकों को चुपचाप दूसरे पक्ष में मिलाया गया। कुछ दरबारियों को यह समझाया गया कि बीरबल अकबर के बाद सत्ता पर नजर रखे बैठा है। कुछ को यह डर दिखाया गया कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो अगला आरोप उन्हीं पर आएगा। धीरे धीरे एक अदृश्य जाल बुना जा रहा था। बीरबल को इसका आभास था, पर इस बार खतरा किसी प्रश्न या साजिश का नहीं था, यह सीधा उसके अस्तित्व का खतरा था। एक रात जब महल लगभग सो चुका था, बीरबल अपने कक्ष में बैठा ग्रंथ पढ़ रहा था। दीपक की लौ स्थिर थी,
लेकिन उसका मन नहीं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ये दस्तक साधारण नहीं थी, ये चेतावनी थी। बीरबल ने दरवाजा खोला। सामने एक युवा सैनिक खड़ा था, चेहरा पीला, आंखों में भय। मंत्री जी, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने ये बात सुनी है और अगर ना बताऊं तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। बीरबल ने उसे भीतर आने का इशारा किया। सैनिक ने कहा, राज्य के कुछ उच्च अधिकारी, कुछ सेना नायक आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपको राज्य का शत्रु सिद्ध किया जाए। अगर ये ना हो सका तो। वो रुक गया। तो बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तो वे आपकी मृत्यु को एक दुर्घटना सिद्ध कर देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आंखें बंद की। उसे ये सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, उसे केवल इस बात का दुख था कि सत्ता का ये रूप अभी भी जीवित है। अकबर को क्यों नहीं बताया? बीरबल ने पूछा। सैनिक ने सिर झुका लिया। डर है मंत्री जी, कुछ नाम बहुत शक्तिशाली हैं। बीरबल ने उसे आश्वस्त किया और विदा किया। दीपक की लौ अब कांपने लगी थी। उसी रात बीरबल अकबर से मिलने गया, न दरबार में न सार्वजनिक रूप से, बल्कि उसी निजी कक्ष में जहां सच बिना डर के बोला जाता था। अकबर ने उसे देखते ही कहा, मैं जानता हूं। बीरबल चौंक गया। मुझे सब पता है, अकबर बोले। मेरे राज्य में विद्रोह जन्म ले चुका है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आदेश दें तो मैं स्वयं पीछे हट सकता हूं, शायद इससे रक्तपात रुक जाए। अकबर ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। और अगर हर सच्चा व्यक्ति डरकर पीछे हट जाए तो राज्य किसके सहारे चलेगा? अकबर खड़े हो गए। नहीं बीरबल, ये समय पीछे हटने का नहीं है। लेकिन उसी क्षण बाहर शोर उठा। महल के एक हिस्से में आग लग चुकी थी। ये आग सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, ये विद्रोह का संकेत थी। रातों रात शहर में अफवाह फैल गई कि बीरबल राज्य को अस्थिर कर रहा है। कुछ जगहों पर लोगों को भड़काया गया, कुछ सैनिकों को गलत आदेश दिए गए। अकबर ने सेना को नियंत्रित किया, लेकिन विद्रोह पूरी तरह दबा नहीं। अगली सुबह बीरबल पर पहला सीधा हमला हुआ। जब वो प्रजा से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में उस पर हमला कर दिया गया। तलवारें चमकीं, लेकिन बीरबल के साथ मौजूद सैनिकों ने उसे बचा लिया। फिर भी संदेश साफ था, अब शब्दों का समय समाप्त हो चुका था। इस घटना के बाद अकबर ने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी विद्रोह में शामिल होगा उसे सीधे राजद्रोही माना जाएगा। पर विद्रोही यही चाहते थे। वे चाहते थे कि अकबर कठोर बने, ताकि प्रजा के मन में संदेह पैदा हो, क्या ये न्याय है या भय? बीरबल समझ गया, ये युद्ध तलवारों से नहीं, धारणा से लड़ा जा रहा है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं कुछ समय के लिए स्वयं को जनता से दूर कर सकता हूं, ताकि ये भ्रम टूटे कि मैं सत्ता का केंद्र हूं। अकबर ने देर तक उसे देखा, फिर कहा, शायद यही सबसे कठिन लेकिन सही मार्ग है। उस रात बीरबल चुपचाप महल से निकल गया। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं। अगली सुबह जब दरबार सजा तो बीरबल की जगह खाली थी। दरबारियों में हलचल मच गई। क्या वो भाग गया? क्या वो डर गया? अकबर चुप रहे। बीरबल अब आम आदमी की तरह राज्य के कोने कोने में घूमने लगा। वो देखना चाहता था सच में प्रजा क्या सोचती है। वो देखना चाहता था कि विद्रोह किस हद तक जड़ जमा चुका है। और उसने देखा, कुछ लोग डर में थे, कुछ भ्रम में, और कुछ अब भी न्याय पर भरोसा रखते थे। इन्हीं यात्राओं में बीरबल को पता चला कि विद्रोह का असली नेतृत्व कौन कर रहा है। वो व्यक्ति कोई साधारण मंत्री नहीं था, वो अकबर का पुराना सेनापति था, जिसे सत्ता छीनने का भय था। ये जानकारी लेकर बीरबल लौटने ही वाला था कि एक रात उस पर फिर हमला हुआ। इस बार बचने की कोई गारंटी नहीं थी। चारों ओर तलवारें थीं, अंधेरा था और विश्वासघात की गंध थी। बीरबल जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा। उसे लगा शायद यही अंत है, लेकिन उसी क्षण दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। अकबर की निजी सेना। विद्रोहियों को पकड़ लिया गया। बीरबल को महल लाया गया, बेहोशी की हालत में। जब उसे होश आया तो अकबर उसके पास बैठे थे। अकबर की आंखें नम थीं। तुम सही थे, उन्होंने कहा। ये युद्ध तुम्हारे बिना नहीं जीता जा सकता, बीरबल ने कमजोर स्वर में कहा। जहां पनाह, ये युद्ध मेरा नहीं, न्याय का है। अकबर ने उसका हाथ थाम लिया और उसी क्षण निर्णय लिया गया। विद्रोह का अंत होगा, पर ऐसा कि इतिहास उसे न्याय की विजय कहे, ना कि सत्ता की क्रूरता। और यही निर्णय अगले भाग की नींव बनेगा, क्योंकि अब विद्रोहियों का मुखिया सामने लाया जाएगा, दरबार खुलेगा और पूरे साम्राज्य के सामने सत्य और विश्वासघात का अंतिम टकराव होगा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन पहले से भी अधिक गंभीर था। हवा में हलचल थी, पर यह हलचल डर की नहीं बल्कि निर्णय की प्रतीक्षा की थी।
हर दरबारी अपने स्थान पर खड़ा था, सैनिक तैयार थे और जनता की आंखें, जो अक्सर उत्सुकता और आश्चर्य में चमकती थीं, आज भय और आशंका से भरी हुई थीं। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे हर दिल और हर आत्मा को पढ़ने वाला कोई न्यायाधीश हो। बीरबल, जो अब लगभग 7 दिनों से जनता में घूमकर विद्रोह और उसकी चढ़ें समझ चुके थे, आज सीधे दरबार में खड़ा था। अकबर ने धीरे से कहा, आज हम न्याय करेंगे, न केवल आरोपों का, बल्कि विश्वासघात और सत्ता की परीक्षा का भी। दरबार के द्वार खुल गए और विद्रोही, जो बीरबल पर हमला करने की योजना बना चुके थे, पेश हुए। उनके चेहरे पर घमंड और भय दोनों थे। उनके पीछे उनके गवाह और व्यापारी खड़े थे, जिन्होंने झूठ के साथ उनका समर्थन किया था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अब केवल सच्चाई और न्याय की परीक्षा बाकी है। मुझे विश्वास है कि आप सही निर्णय लेंगे। अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ताकत है, और यही ताकत अब परीक्षा में है। विद्रोही प्रस्तुत किए गए। किसान, जिसने झूठ बोलकर बीरबल पर आरोप लगाया था, सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर और पछतावा दोनों थे। बीरबल ने देखा, ये वही क्षण था जब न्याय की अंतिम बारीकियां सामने आती हैं। अकबर ने कहा, तुम्हें अपने आरोपों का सबूत देना होगा, और जो सच्चाई होगी वही अंतिम निर्णय निर्धारित करेगी। किसान ने कांपते हाथों से गवाही शुरू की। लेकिन इस बार बीरबल ने चुपचाप सभी को सुना। उसने न एक शब्द बोलकर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया, न कोई भावनात्मक अपील की। वो केवल सबूतों और तथ्यों पर ध्यान दे रहा था। धीरे धीरे सत्य सामने आने लगा। गांव के बुजुर्गों और ग्रामीणों ने बताया कि किसने उन्हें डराया, किसने लालच दिया और कौन असली दोषी था। सभी झूठ और साजिश के धब्बे साफ हो गए। अकबर ने ध्यान से सभी गवाहों और तथ्यों का मूल्यांकन किया। फिर उन्होंने कहा, बीरबल ने सिर्फ न्याय नहीं किया, उसने हमें यह भी दिखाया कि सत्ता का असली मूल्य केवल डर या बल में नहीं, बल्कि विश्वास और सत्य में है। विद्रोही, जो अब सच्चाई से घबरा चुके थे, धीरे धीरे झुके। उनमें से सबसे प्रमुख वही सेनापति, जिसने पूरे षड्यंत्र की योजना बनाई थी, सामने आया। उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने न केवल विश्वासघात किया, बल्कि राज्य की स्थिरता को खतरे में डाला। तुम्हारा दंड केवल पद से निष्कासन नहीं, बल्कि इतिहास में नाम की कलंक होगी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीच में बीरबल ने आंखें झुकाई, पर उसके चेहरे पर संतोष था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज तुम्हारे कारण राज्य सुरक्षित है। तुम्हारी बुद्धि, निष्ठा और साहस ने न्याय की विजय सुनिश्चित की है। इतिहास इस दिन को याद रखेगा। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। लेकिन इस बार ये केवल विजय का जयकार नहीं था, ये न्याय और सच्चाई की जीत का स्वर था। बीरबल ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसने जाना कि आज केवल वो नहीं जीता था, उसने ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि केवल सवालों को हल नहीं करती, बल केवल डर पैदा कर सकता है। लेकिन न्याय और सच्चाई ही असली विजय है। अकबर ने घोषणा की, विद्रोही राज्य की सुरक्षा और न्याय के लिए दोषी ठहराए गए, पर जनता के सहयोग से उन्हें सही दंड दिया गया, ताकि डर के बजाय शिक्षा और सम्मान का संदेश जाए। बीरबल अब पुनः राज्य का संरक्षक बन गया, पर इस बार उसका सम्मान केवल बुद्धि का नहीं, बल्कि साहस, सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़े रहने का था। फतेहपुर सीकरी में हवा में अब हलचल थी, लेकिन यह हलचल डर की नहीं थी। ये हलचल विश्वास, न्याय और सच्चाई की विजय का संदेश थी। बीच में बीरबल ने खड़ा होकर देखा। सुनसान गलियों में अब लोग खुलकर मुस्कुरा रहे थे। गांव में अब भय नहीं, बल्कि भरोसा था। और अकबर के सिंहासन पर बैठे सम्राट ने पहली बार न केवल अपने मंत्री, बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व महसूस किया। यही वो क्षण था जब इतिहास ने लिखा, 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां की चुनौती केवल एक खेल नहीं था, ये न्याय, बुद्धि और विश्वास की परीक्षा थी। और यही परीक्षा बीरबल और अकबर की जोड़ी को अमर बना गई। फतेहपुर सीकरी का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। महल की ऊंची ऊंची दीवारों से सूरज की सुनहरी किरणें गिर रही थीं, और उनके साथ ही धीरे धीरे दरबार में एक नई उम्मीद की हवा भी बह रही थी। बीरबल अब पुनः अपने पद पर थे, पर आज का दिन केवल पद की जीत का नहीं था, ये सत्य, न्याय और विश्वास की विजय का दिन था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे,
पर उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी। उनकी आंखों में संतोष और गर्व दोनों थे। आज उन्होंने सीखा कि शक्ति केवल तलवार या आदेश में नहीं है, बल्कि सच्चाई, न्याय और लोगों के विश्वास में निहित है। बीच दरबार में बीरबल खड़ा था। उसकी आंखों में थकान तो थी, पर साहस और आत्मविश्वास की चमक अब और भी अधिक तेज थी। दरबारियों और जनता की निगाहें उस पर टिक गई थीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार वो कैसे इस वास्तविक खतरे से बाहर निकला। अकबर ने दरबार को चुप कराया और कहा, आज हम एक ऐसे संकट का अंत करने जा रहे हैं जो केवल तलवारों या चालाकियों से नहीं, बल्कि विश्वासघात और निष्ठा के बीच था। बीरबल ने बिना किसी घमंड के सिर झुकाया। जहां पनाह, आज केवल सत्य बोलने का समय है। अकबर ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में जो विद्रोही सक्रिय थे उन्हें बुलाया जाए। धीरे धीरे वे सभी दरबार में पेश हुए। उनके चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने सभी को शांत स्वर में देखा और कहा, सिर्फ झूठ और चालाकी से जीतना आसान हो सकता है, पर न्याय और सच्चाई कभी हारी नहीं। किसान, जो पहले झूठ बोलकर बीरबल पर आरोप लगा चुका था, अब झुका हुआ था। मैंने अपराध किया, उसने कहा। बीरबल, मुझे सजा दीजिए। बीरबल ने उसे सहजता से देखा। सजा केवल दंड नहीं है। अगर तुमने अपने कृत्य का पश्चाताप किया और दूसरों को सत्य का पाठ पढ़ाया तो ये भी न्याय है। अकबर ने दृष्टि डाली। बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं, बल्कि न्यायप्रिय भी हो। फिर मुख्य विद्रोही सेनापति को सामने लाया गया। वो अब बिल्कुल हरा हुआ था। उसकी योजना और चालें सबके सामने उजागर हो चुकी थीं। अकबर ने कहा, तुमने राज्य के विश्वास को हिलाने की कोशिश की। अब तुम इतिहास में एक चेतावनी बनोगे कि जो न्याय के खिलाफ खेलता है वो कभी सफल नहीं होता। सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। दरबार में अब राहत और उत्साह दोनों के मिश्रित स्वर सुनाई दे रहे थे। बीरबल ने सिर झुकाया। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर उसे संतोष और गर्व का अनुभव हो रहा था। उसने जाना कि इस चुनौती में उसकी जीत केवल अकबर के भरोसे और अपनी बुद्धि की नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय पर अडिग रहने का साहस था। अकबर ने घोषणा की, आज से जो भी राज्य की रक्षा और न्याय की स्थापना में प्रयास करेगा उसे सम्मान मिलेगा, और जो इसे बाधित करेगा उसका नाम इतिहास में चेतावनी के रूप में लिखा जाएगा। फतेहपुर सीकरी की गलियों में अब हलचल थी। जनता जानती थी कि अब उनके पास केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक संरक्षक है जो न केवल बुद्धिमान है, बल्कि न्याय के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। बीच में बीरबल ने महसूस किया कि चुनौती केवल भेड़ बकरियों या पैसे की नहीं थी। ये सच्चाई, विश्वास और साहस की परीक्षा थी, और उसने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और निष्ठा मिलकर किसी भी संकट को पार कर सकती हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज तुमने राज्य को केवल संकट से नहीं बचाया, बल्कि हमें यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। इतिहास तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को याद रखेगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं केवल आपके न्याय और जनता के विश्वास पर निर्भर हूं। दरबार में फिर जयकारों की गूंज उठी। ये जयकार केवल एक विजय की नहीं थी, ये न्याय और सत्य की विजय थी। फतेहपुर सीकरी की हवाएं अब पहले जैसी शांत और भरोसेमंद थीं। सभी जानते थे बीरबल की बुद्धि और अकबर का न्याय अब अमर हो चुके थे। और इस प्रकार 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां की चुनौती केवल खेल या मजाक नहीं रही, ये बन गई एक महाकाव्य, जो ये सिखाती है कि सच्चाई, न्याय और बुद्धि की जीत हमेशा रहती है। फतेहपुर सीकरी में सुबह का उजाला धीरे धीरे महल की ऊंचाइयों तक फैल रहा था। बीरबल ने उस रात अपने कमरे में सोते सोते कई योजनाएं बनाई थीं। दरबार के कई दरबारी अब भी उसकी बुद्धि से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसके खिलाफ साजिश रचने की सोच रहे थे। बीच में बीरबल को खबर मिली कि कुछ गांवों में किसान अब भी डर और गलतफहमी में हैं। उन्होंने उसे राज्य के संरक्षक के रूप में देखना छोड़ा और अफवाहों में विश्वास करना शुरू कर दिया। बीरबल जानता था कि सच्चाई को केवल दरबार तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि जनता के बीच फैलाना होगा। उन्होंने चुपचाप उस गांव का रास्ता लिया। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां के लोग 2 समूहों में बटे हुए हैं। एक वो जो न्याय और बीरबल पर विश्वास रखते हैं, और दूसरा वो जो अफवाहों में भ्रमित हैं। बीच में बीरबल ने सभा बुलाई और धीरे धीरे लोगों को ये समझाया कि झूठ, लालच और साजिश कितनी नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने गणितीय उदाहरणों और व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से ये दिखाया कि सत्य हमेशा स्वयं उजागर होता है।
ये सभा केवल शब्दों की नहीं थी। बीरबल ने गांव वालों से हाथ मिलाया, उनके खेतों का निरीक्षण किया, उनके पशुओं को देखा। लोगों ने महसूस किया कि ये व्यक्ति केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए पूरी तरह समर्पित है। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी। जहां पनाह, जनता अब भय में नहीं बल्कि विश्वास में है, परंतु कुछ साजिशकर्ता अभी भी सक्रिय हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने बहुत कुछ किया है, पर अब समय आ गया है कि हम इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ सकारात्मक और ठोस कदम उठाएं। बीच में बीरबल ने योजना बनाई, साजिशकर्ताओं की पहचान, उनके नेटवर्क का पता और उनकी चालों का पर्दाफाश। कुछ ही दिनों में बीरबल ने पूरे राज्य में गुप्त जांच दल तैयार किए। उन्होंने गांवों, शहरों और दरबार के गलियारों में जांच शुरू कर दी। इस दौरान बीरबल ने न केवल साजिशकर्ताओं के कृत्य उजागर किए, बल्कि जनता के बीच भी ये विश्वास जगाया कि सत्य और न्याय की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। दरबार में अब साजिशकर्ता एक एक कर पकड़ में आने लगे। बीच में बीरबल ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। अकबर ने स्वयं उनकी सुनवाई की। इस प्रक्रिया ने पूरे राज्य में ये संदेश भेजा कि राज्य का संरक्षक केवल पद नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि का प्रतीक है। और इस प्रकार बीरबल ने केवल साजिश और झूठ का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि राज्य में विश्वास, न्याय और शिक्षा का पुनर्निर्माण भी किया। फतेहपुर सीकरी के महल में सुबह की धूप धीरे धीरे दीवारों पर पड़ रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन इस ठंडक में भी उत्साह की गूंज थी। पूरे राज्य में बीरबल के साहस, उसकी बुद्धि और न्यायप्रियता की चर्चा थी। बीच में बीरबल ने महसूस किया कि अब केवल साजिशियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है। राज्य में विश्वास बहाल करना और जनता को ये दिखाना कि न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है, यही उसका अगला कदम था। उन्होंने चुपचाप राज्य के कोने कोने का दौरा किया। गांव, कस्बे, बाजार, हर जगह उन्होंने लोगों से मुलाकात की। उनके व्यवहार, उनके कष्ट और उनके विश्वास को समझा। बीरबल जानते थे कि केवल कानून या आदेश से लोग डरते हैं, पर सच्चाई और न्याय की भावना से ही लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से मुलाकात की। जहां पनाह, उन्होंने कहा, साजिशकर्ता पकड़े जा चुके हैं, पर अब हमें जनता के मन में न्याय का विश्वास मजबूत करना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा दूरदर्शी होता है, चलो इसे लागू करते हैं। फिर बीरबल ने योजना बनाई, साजिशियों की सार्वजनिक सुनवाई, शिक्षा और उदाहरण के रूप में दंड। इस योजना के तहत उन्होंने सभी दोषियों को दरबार में पेश किया, जहां अकबर ने उनके कृत्यों की निष्पक्ष जांच की। दरबार में सब कुछ सार्वजनिक और पारदर्शी था। जनता खुद देख रही थी कि सत्य और न्याय की विजय कैसे होती है। साजिशकर्ता हारे, उनका कृत्य उजागर हुआ, लेकिन बीरबल ने केवल सजा देने के बजाय उन्हें सत्य और न्याय की शिक्षा भी दी। उस दिन से राज्य में न्याय की भावना और भी मजबूत हुई। लोग अब केवल डर से नहीं बल्कि विश्वास से बीरबल और अकबर का सम्मान करने लगे। बीच में बीरबल ने महसूस किया कि सच्ची बुद्धि केवल सवाल हल करने में नहीं बल्कि न्याय और विश्वास बनाए रखने में होती है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल केवल मंत्री नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि का संरक्षक हैं। उनका कार्य सिर्फ राज्य का संचालन नहीं बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा करना भी है। बीच में बीरबल ने खड़ा होकर देखा, सारे साजिशकर्ता अब पछतावा कर रहे थे। जनता अब सुरक्षित और आत्मविश्वासी थी। और इस प्रकार 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां की चुनौती केवल एक खेल नहीं रही बल्कि बन गई एक महाकाव्य, जो ये सिखाती है कि सच्चाई, न्याय और बुद्धि हमेशा जीतते हैं। फतेहपुर सीकरी का दिन फिर अनोखा था। हवा में हल्की गर्मी थी, पर महल की दीवारों के भीतर सब कुछ शांत था, किसी बहती हुई नदी की तरह। बीरबल अब दरबार में अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका विश्वास और जनता का भरोसा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, पर भीतर उनका मन संतोष से भरा हुआ था। पिछले कई दिनों से राज्य में जो अशांति फैली थी, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन बीरबल जानते थे कि साजिशियों और विद्रोहियों को केवल पकड़ लेना पर्याप्त नहीं, उन्हें ये भी दिखाना होगा कि सत्य और न्याय ही असली ताकत है। बीच में बीरबल ने निजी रूप से अकबर से कहा,
जहां पनाह, अगर हम केवल दंड दें तो डर तो रहेगा पर विश्वास नहीं। हमें जनता को यह दिखाना होगा कि न्याय और सत्य की रक्षा कौन करता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, जनता को विश्वास दिलाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बीच में बीरबल ने पूरे राज्य के प्रमुख गांवों और शहरों में जाने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि साजिशियों की अफवाहों से कई लोग भ्रमित हो गए थे। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या न्याय अब भी जीवित है? बीच में बीरबल ने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी को ये समझाया कि राज्य और जनता का संरक्षक केवल वही है जो बुद्धि, साहस और सत्य के लिए समर्पित है। बीच में बीरबल ने यह भी देखा कि कुछ साजिशकर्ता अब भी अपनी चालें बना रहे थे। उन्होंने तुरंत गुप्त निगरानी दल भेजे और हर गवाह और सूचना की जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पूरी साजिश और उनके नेटवर्क का पता चल गया। बीरबल ने इसे अकबर को रिपोर्ट किया। जहां पनाह, अब हमें केवल निष्पक्ष सुनवाई करानी होगी। ये निर्णय जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। अकबर ने कहा, सत्य और न्याय के लिए हर कदम जरूरी है। चलो इसे सार्वजनिक रूप से दिखाएं। दरबार में सभी दोषियों को पेश किया गया। बीच में बीरबल ने सभी साक्षियों और गवाहों के माध्यम से ये साबित किया कि साजिशकर्ता और विद्रोही राज्य के शत्रु हैं। उनकी योजना, चाल और झूठ सब उजागर हुए। अकबर ने निर्णय सुनाया, सत्य और न्याय की रक्षा करने वाला ही राज्य का संरक्षक है। जो इसे बाधित करेगा उसका इतिहास में नाम कलंकित होगा। साजिशकर्ता डर और पछतावे में घुटने टेक दिए। बीच में जनता ने ये देखा और महसूस किया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। बीच में बीरबल ने समझाया कि केवल सजा देना पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें ये भी दिखाना होगा कि सत्य और न्याय से विपरीत मार्ग हमेशा हारता है। शिक्षा और उदाहरण ही असली दंड है। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और निष्ठा ने राज्य को केवल संकट से नहीं बचाया बल्कि जनता का विश्वास भी बहाल किया। बीच में बीरबल ने जनता के बीच पुनः भ्रम और डर को समाप्त करने के लिए शिक्षा और संवाद कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने बताया कि कैसे सत्य, न्याय और बुद्धि की शक्ति से राज्य की स्थिरता बनी रहती है। इस दौरान बीरबल ने राज्य में कई साजिशकर्ताओं को उनके कृत्यों के अनुसार दंडित किया, पर उनकी शिक्षा भी की। ये संदेश साफ था, झूठ और चालाकी हमेशा हारती है, पर न्याय और सत्य की विजय हमेशा रहती है। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल केवल मंत्री नहीं बल्कि न्याय और बुद्धि का संरक्षक है। राज्य में जो भी न्याय और सत्य की रक्षा करेगा उसे सम्मान मिलेगा। बीच में बीरबल ने खड़ा होकर देखा। सारे साजिशकर्ता अब पछतावा कर रहे थे। जनता सुरक्षित और आत्मविश्वासी थी। फतेहपुर सीकरी में अब हवा में विश्वास की गूंज थी। बीरबल की बुद्धि, अकबर की न्यायप्रियता और जनता का विश्वास तीनों एक साथ अमर हो चुके थे। और इस प्रकार 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां की चुनौती केवल एक खेल नहीं बल्कि एक महाकाव्य बन गई, जो ये सिखाती है कि सत्य, न्याय और बुद्धि की शक्ति से ही असली विजय प्राप्त होती है। फतेहपुर सीकरी में दिन की पहली रोशनी धीरे धीरे महल की दीवारों पर पड़ रही थी। पूरे राज्य में अब शांति थी, पर हवा में हल्की तनाव की गूंज थी, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि सच्चाई और न्याय की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। बीच में बीरबल ने देखा कि कुछ छोटे समूह अब भी अफवाहों और भ्रम के प्रभाव में हैं। उन्हें समझाने के लिए उन्होंने तुरंत योजना बनाई, एक सार्वजनिक सभा। सभा का उद्देश्य केवल चेतावनी देना नहीं था, बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धि की शक्ति को प्रदर्शित करना था। सभा में बीरबल ने बड़े ही सहज और नाटकीय अंदाज में जनता को संबोधित किया। प्रिय जनता, उन्होंने कहा, हमारे राज्य की सुरक्षा केवल तलवार और आदेश से नहीं बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा करने से होती है। जो इसे मानते हैं वही असली संरक्षक हैं। जो इसे भूल जाते हैं वे स्वयं अपनी पराजय की ओर बढ़ते हैं। बीच में बीरबल ने उदाहरण दिए, वास्तविक घटनाएं, छोटे गांवों की कहानियां और साजिशकर्ताओं की चालें। उन्होंने दिखाया कि कैसे झूठ और लालच केवल अस्थायी सफलता देते हैं, पर अंत में न्याय और सत्य की विजय होती है। सभा के बाद बीरबल ने अकबर से योजना साझा की। जहां पनाह, अब हमें केवल साजिशियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं बल्कि उनकी चेतावनी और शिक्षा भी जनता को दिखानी होगी। अकबर ने सहमति जताई, तुम सही कह रहे हो, न्याय केवल दंड में नहीं बल्कि शिक्षा और विश्वास में भी है। बीच में बीरबल ने राज्य के साजिशकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से पेश किया। अकबर ने उनकी चालों, झूठ और विद्रोह का पूरी तरह पर्दाफाश किया।
सारे दरबार और जनता ने देखा कि सत्य और न्याय के मार्ग से कभी कोई नहीं हारा। बीच में बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि साजिशकर्ताओं के दंड के साथ साथ उन्हें शिक्षा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी चाल नहीं चला सके। इस प्रकार राज्य में विश्वास, सुरक्षा और न्याय तीनों स्थापित हुए। बीच में बीरबल ने खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने हर किसी को यह समझाया कि सत्ता, बल या डर से नहीं, बल्कि बुद्धि, सत्य और न्याय से ही राज्य सुरक्षित रहता है। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल केवल मंत्री नहीं, बल्कि राज्य और जनता का संरक्षक हैं। उनका कार्य केवल प्रशासन करना नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की रक्षा करना भी है। बीच में बीरबल ने महसूस किया कि ये अब केवल एक खेल, चुनौती या मजाक नहीं रहा। 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां की चुनौती अब बन गई एक महाकाव्य, जो दिखाती है कि सत्य, न्याय और बुद्धि से ही असली विजय संभव है। फतेहपुर सीकरी में हवा अब पहले जैसी शांत और भरोसेमंद थी। जनता सुरक्षित थी, साजिशकर्ता पराजित थे और अकबर का शासन मजबूत और न्यायप्रिय था। बीच में बीरबल ने अपने कक्ष में खड़े होकर देखा। सभी लोग अब डर और भ्रम के बजाय विश्वास और आशा से भरे हुए थे। इस क्षण उन्होंने जाना कि सच्चा नेता वही है जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि न्याय के लिए अडिग भी। और इस प्रकार बीरबल और अकबर की जोड़ी ने साबित कर दिया कि सत्य और न्याय की शक्ति हमेशा अजेय होती है। फतेहपुर सीकरी में दिन की पहली रोशनी ने महल की ऊंची ऊंची दीवारों को सुनहरा कर दिया। हवा में हल्की ठंडक थी, पर महल के भीतर सब कुछ हलचल और तैयारी में था। बीरबल जानते थे कि अब साजिशियों का अंतिम टकराव और न्याय की अंतिम परीक्षा होने वाली है। बीच में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, अब हमें केवल साजिशियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं, हमें उन्हें जनता के सामने पेश करना होगा, ताकि न्याय और विश्वास दोनों कायम रहें। अकबर ने सिर हिलाया, तुम सही कहते हो, ये समय केवल निर्णय लेने का नहीं, बल्कि इतिहास में संदेश देने का भी है। बीच में बीरबल ने पूरे राज्य में गुप्त निगरानी शुरू की। साजिशकर्ताओं की पहचान, उनके नेटवर्क का पता और उनके योजनाओं का पर्दाफाश। कुछ ही दिनों में बीरबल ने सभी साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया। लेकिन ये केवल पकड़ना नहीं था। बीरबल जानते थे कि सजा और शिक्षा का मिश्रण ही जनता का विश्वास मजबूत कर सकता है। दरबार में सभी दोषियों को पेश किया गया। बीच में बीरबल ने अपनी बुद्धि और निष्पक्ष दृष्टिकोण से यह साबित किया कि साजिशकर्ता केवल सत्ता और लालच के लिए काम कर रहे थे। उनकी चालें, झूठ और अपराध अब सबके सामने स्पष्ट हो गए। अकबर ने घोषणा की, आज से न्याय और सत्य की रक्षा करने वाला ही असली संरक्षक है, और जो इसे बाधित करेगा उसका नाम इतिहास में कलंकित होगा। बीच में बीरबल ने जनता के बीच जाकर यह भी सुनिश्चित किया कि सभी लोग समझे, सत्य और न्याय की रक्षा केवल पद और आदेश से नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और निष्ठा से होती है। कुछ दिन बाद बीरबल ने देखा कि अब राज्य में अफवाहों और भ्रम की कोई जगह नहीं है। गांवों, कस्बों और शहरों में लोग खुले तौर पर न्याय और सत्य का समर्थन कर रहे थे। बीच में बीरबल ने यह अनुभव किया कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि विश्वास और न्याय बनाए रखने में होता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल केवल मंत्री नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि का संरक्षक है। राज्य में जो भी न्याय और सत्य की रक्षा करेगा, उसे सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होगी। बीच में बीरबल ने खड़ा होकर देखा, साजिशकर्ता पछतावे में है, जनता सुरक्षित और आत्मविश्वासी है। इस क्षण उसने जाना कि बुद्धि, साहस और सत्य के लिए अडिग रहना ही असली विजय है। फतेहपुर सीकरी की हवा अब पहले जैसी शांत, भरोसेमंद और उज्जवल थी। बीरबल की बुद्धि, अकबर का न्याय और जनता का विश्वास तीनों मिलकर इतिहास में अमर हो गए। बीच में बीरबल ने महसूस किया कि ये अब केवल 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां की चुनौती नहीं रही, ये बन गई एक महाकाव्य जो ये सिखाती है कि सत्य, न्याय और बुद्धि की शक्ति हमेशा विजयी होती है। फतेहपुर सीकरी की उस सुबह में कुछ अलग था। हवा में न कोई भय था, न कोई साजिश की गंध। महल की दीवारें जो कभी षड्यंत्रों की फुसफुसाहट सुनती थीं, आज शांति की सांस ले रही थीं। दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज ये दरबार किसी चुनौती, किसी आरोप या किसी परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था। आज ये दरबार इतिहास के सामने अंतिम सत्य रखने के लिए था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में वही तेज था, पर आज उसमें कठोरता नहीं थी। आज उसमें संतोष था और गर्व भी।
बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। वही बीरबल जिसने 1 रुपए की चुनौती से शुरुआत की थी और आज पूरे साम्राज्य की आत्मा की परीक्षा ले चुका था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां खरीदी जा सकती हैं, तो मैं केवल तुम्हारी बुद्धि को परखना चाहता था। पर आज मुझे समझ आया, वो प्रश्न केवल गणना का नहीं था, वो प्रश्न न्याय, नीति और नियत का था। पूरा दरबार मौन था। अकबर आगे बोले, तुमने भेड़ बकरियां नहीं खरीदी, तुमने लोगों का भरोसा खरीदा, तुमने राज्य की आत्मा को फिर से खड़ा किया। बीरबल ने सिर झुकाया। उसकी आंखें नम थीं पर चेहरा शांत। जहां पनाह, वो बोला, मैंने कुछ नहीं किया। सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है, मैं तो केवल उसका माध्यम था। अकबर सिंहासन से उठे। ये वही अकबर था जिसके उठने पर दरबार कांप जाता था, पर आज दरबार नहीं कांपा। आज दरबार ने झुककर सम्मान दिया। अकबर ने घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी की परीक्षा चालों से नहीं, डर से नहीं, बल से नहीं होगी। ये राज्य अब बुद्धि, न्याय और सत्य से चलेगा। फिर उन्होंने वो अंतिम आदेश दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, तुम इस साम्राज्य की अंतरात्मा हो। उस क्षण पूरा दरबार खड़ा हो गया, न जयकार के लिए बल्कि सम्मान में। उस दिन के बाद राज्य में ना कोई गुप्त षड्यंत्र बचा, ना कोई भय की राजनीति। गांवों में लोग चैन से सोने लगे, बाजारों में फिर से हंसी गूंजने लगी और दरबार में अब प्रश्न पूछे जाते थे, पर छल के लिए नहीं, सीख के लिए। बीरबल अक्सर शाम को महल की छत पर खड़ा होकर सूरज को ढलते देखता था। वो जानता था ये अंत नहीं है, ये केवल एक कथा का समापन है, पर सत्य की यात्रा का नहीं। और अकबर, वो अब केवल सम्राट नहीं था, वो एक ऐसा राजा बन चुका था जिसके राज्य में बुद्धि डर से बड़ी थी और न्याय सत्ता से। इतिहास ने उस दिन लिखा, 1 रुपए में 50 भेड़ बकरियां कोई पहेली नहीं थी, वो एक दर्पण था जिसमें राज्य ने स्वयं को देखा। और इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई, पर अकबर और बीरबल की कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां प्रश्न है वहां बीरबल है और जहां न्याय है वहां अकबर।